नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए बिल्कुल नए नए जो है वीडियोस लेकर के आऊँगा। डेली मैं आपको पेपर्स दूंगा और स्टडी मटेरियल जो कि थ्योरी स्टडी मटेरियल होगी जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो आप पढ़ते हैं, पैसे पे करते हैं, वो मैं बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट बंडूरा का नाम आप याद रखना, ये जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इनका मानना था लोग जो है, बच्चा जो है दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके और उसका अनुसरण करके सीखता है। ध्यान रखना, अवलोकन करना फिर उसका अनुसरण करके जो है सीखना होता है। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, मनोलैंगिक जो है सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रॉइड का है, ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है ये पियाजे ने दिया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, वह है अनुच्छेद 21 का में कही गई है। ध्यान रखिएगा, 21 का में कही गई है। और ये का कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जो है जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति का क्या मतलब है यहां पे? तो मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जो बिना सीखी हुई व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है जो ऐसी जो आप प्रतिक्रिया करते हैं जो आपने सीखा नहीं है। क्या कौन कौन सी प्रतिक्रिया होती है मूल प्रवृत्ति में आएंगी? एक सेकेंड। मूल प्रवृत्ति जो सीखा नहीं है, जैसे डर, डर की भावना तो कोई सीखी थोड़ी ना है, वो एक स्वाभाविक है, व्यवहारिक प्रतिक्रिया है। भूख लगना, भूख लगना, प्रेम, है ना, ये सब जो है, क्रोध आना, चिड़चिड़ाहट, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। बात यहां पे समझ गए? अच्छा, ये सिद्धांत किसने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? तो ये सिद्धांत दिया था मैक, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डूगल ने दिया था। मैक डूगल ने दिया था और मैक डूगल भाई साहब ने 14 जो है मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया था। कितने? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो अब यहां पे जो आंसर है वो प्रमुख विशेषता क्या है? सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मतलब डर, प्रेम, ईर्ष्या, इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं, भूख लगना, है ना, दर्द महसूस होना, है ना, ये सारी जो है मूल प्रवृत्ति के तहत, और ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, ये दो चीजें आएंगी। ये दोनों जो है सिद्धांत, आगमन और निगमन जो शब्द हैं, ये अरस्तु ने जो है इजाद किया था। और आगमनात्मक तर्क का सीधा सीधा मतलब है कि बच्चा जो है जो सीखता है वो पहले उदाहरण से सीखता है, फिर उदाहरण से नियम की तरफ जाता है। नियम कह लीजिए, सूत्र कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब पहले अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो पहले बच्चा उदाहरण सीखेगा उससे रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसके नियमों की जानकारी दी जाएगी। तो उदाहरण से नियम की तरफ जाना आगमन, आगमनात्मक जो है तर्क करता है। जब बच्चा पहले उदाहरण दे फिर उसके बाद नियम और सूत्र के बारे में बताए, तो ये होता है। बात यहां पे समझ गए? तो यहां पे जो सही आंसर होगा शामिल नहीं है, तो ये है कल्पना। कल्पना में क्या होता है, हम केवल सो गए और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, सोच रहे हैं, है ना। और
तर्क यहाँ शब्द शामिल है, तो तर्क का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को, साक्ष्यों को जो है इन चीजों पर जोर दिया जाता है। बात यहाँ पे समझ गए? तो कल्पना जो है जैसा चीज जो है वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये मनोविज्ञान जो शाला है यूपी में जो है प्रयागराज में स्थित है। आज के समय में इसको प्रयागराज कहते हैं, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं ये कहा था सिम्पसन ने। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? अब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, ये इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। इस शब्द का मतलब एक अर्थ याद कर लो, ऐसी शिक्षा जो भेदभाव रहित हो, जहां पे भेदभाव ना होता हो। तो समावेशी शिक्षा स्कूल में देंगे, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे भेदभाव ना किया जाता हो, जाति, धर्म, है ना, निवास, इन सब के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेद ना किया जाता हो, वो स्कूल समावेशी शिक्षा होता है, समावेशी शिक्षा देने वाला होता है, ठीक है। समावेशी स्कूल होता है। अब यहाँ पे देखिए, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ये दिव्यांग बालकों की देखभाल से उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी विशेषता नहीं है, तो आंसर है ए। यह केवल के, पहले तो एक केवल हो गया, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जबकि मैंने आपसे कहा कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी लोगों को, सभी वर्ग को जो है शामिल करना इसमें, बिना किसी भेदभाव के। तो समावेशी में यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं, यहाँ पे सभी बालक छात्रों को सीखने की अभिवृत्ति होती। अगर ये लिखा होता तो ज्यादा तर्कसंगत आंसर होता, बल्कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? तो शिक्षण विधि मतलब टीचिंग मेथड्स की बात कर रहा है, तो हमें किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों की आयु और स्तर को जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ना। कौन सा टीचिंग मेथड किस वर्ग के लिए है, ये पता होना चाहिए एज अ टीचर आपको। शिक्षक की व्यक्तिगत सुविधा, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट जो है प्रकृति, नेचर क्या है। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत सुविधा है उस पर जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है शिक्षण विधि का ध्यान चयन करते समय। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि या ग्रोथ जिसे कहते हैं, इसका संबंध किससे? तो देखिए, वृद्धि, ग्रोथ का जो संबंध है उसको कहेंगे हम ये मात्रात्मक परिवर्तन से। देखिए, जहां जहां वृद्धि आए, ग्रोथ आए, उसका इसका मतलब है कि केवल शारीरिक वृद्धि से बात कर रहा है। इसका संबंध है शारीरिक वृद्धि से। शारीरिक वृद्धि होगी तो उसमें आयु भी आया जाएगा, उसकी लंबाई भी आएगी, है ना, उसका चौड़ाई भी आएगी, उसकी ऊंचाई भी आएगी, उसका वजन भी आएगा, वेट, ठीक है, ये सब चीजें आएगी। तो ये मात्रात्मक हो गया ना, जिसे हम माप सकते हैं। बात यहाँ पे समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। विकास जो है का संबंध किससे है? तो विकास जिसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसका संबंध जो है गुणात्मक परिवर्तन से। तो इसको हम गुणात्मक रूप से मापते हैं, ना कि इसको मात्रात्मक रूप में मापेंगे। तो डेवलपमेंट जब बात करेंगे तो यहाँ पे नैतिकता की बात हो जाएगी, नैतिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चे की जो है भावनात्मक डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। तो ये गुणों के रूप में माप सकते हैं, ठीक है। ये कितना नैतिक है बच्चा, ये कितने किलो हो सकता है नैतिक, ऐसे जो है यहाँ पे उत्तर नहीं दिए जा सकते। बात यहाँ पे समझ गए? ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, विकास और वृद्धि। मैं आपको जल्द ही, कल या उसके नेक्स्ट डे जो है, मैं आपको इससे रिलेटेड पूरा एक थ्योरी वीडियो दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट से दूर की ओर विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? मैंने कई बार आपसे कहा है कि विकास जो है कि दो डायरेक्शंस है, दो दिशाओं में जो है। एक तो सर से पैर की तरफ बात कर रहे हैं, तो सर से पैर की तरफ अगर चलते हैं तो हम कह सकते हैं ये सेफेलोकॉर्डल है। ध्यान रखिएगा, सेफेलोकॉर्डल।
और जब हम शरीर के मध्य भाग से बात कर रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं, परिधि की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर विकास का सिद्धांत प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अस्थायी होती है कि सतत होती है, केवल बचपन तक होती है, अचानक? तो देखिए, व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है वो सतत होता है, निरंतर होता है, चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। भाई समाजीकरण की प्रक्रिया कभी रुकती थोड़ी ना है। आज भी सीख रहे हैं, समाज के दायरे में रहते हैं, उनको देखते हैं, आचरण करते हैं उन्हीं के अनुसार। यहाँ से हटे किसी और कॉलोनी में बस गए तो वहां के अनुसार जो है आचरण करते हैं, ठीक है, बिहेवियर करते हैं। तो ये जीवन भर चलता रहता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। पियाजे जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपको बात अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट है, कह सकते हैं। इसके तहत इन्होंने जो है थ्योरी दी थी और इन्होंने जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए थे। कितने चरण दिए थे? 4 चरण दिए थे। और वो 4 चरण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों हो गए। अब यहाँ पे पियाजे जो है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये मनोविज्ञान से जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं? अब देखिए, विकास के कितने चरण पूछ रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पे 4 चरण है जो मैंने आपको बताया। याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हर चरण के अपने अपने जो है गुण हैं। इन गुणों के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है? तो देखिए, पियाजे जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, 4 चरण बताए थे, चारों चरण आपको पता होना चाहिए। उस 4 चरण के अलावा एक और शब्द डिफाइन किया था, स्कीमा। उसके अलावा एक और शब्द डिफाइन किया था, आत्मसातीकरण। ठीक है, इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम जैसा शब्द जो है डिफाइन किया था, एकोमोडेशन जो है डिफाइन किया था, समा जो है योजन शब्द डिफाइन किया था, समायोजन। ये जब शब्द दिखे तो समझना ये पियाजे से जुड़े हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज के बारे में वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। आप मेरे वीडियो को ध्यान से, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और मैं बताए हुए फैक्ट्स को सुनिए, तो आपका वैसे ही मुझे थ्योरी भी नहीं पढ़ानी पड़ेगी, सब पढ़ लोगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो है आत्मनिर्माण। बच्चा क्या है, पर्यावरण के साथ सक्रिय खोजबीन क्रिया के द्वारा जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो आत्मनिर्माण मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म, सेल्फ जो है बच्चे के अंदर जो है अपने आप जो है सीखने की क्षमता होती है, अपने आसपास के जो है साथ ढलता है और उनको देखता है चीजों को और फिर उससे जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडपीडी का पूरा नाम। अब देखिए, ये जब शब्द आएगा तो सीधा सीधा समझ लेना कि ये शब्द जुड़ा है बायगोत्स्की से। बायगोत्स्की एक जो है मनोवैज्ञानिक है, जैसे पियाजे के बारे में बताया था वैसे ही बायगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बहुत सारे बच्चा एक मैसेज कर रहा था कि जो है एक बच्चा जो है कि सर संज्ञानात्मक विकास का मतलब, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास। जो बच्चे का जो है बुद्धि कैसे जो है बढ़ेगी, बुद्धि का विकास कैसे होगा। तो पियाजे ने बुद्धि के विकास की प्रक्रिया को बताया 4 चरणों में। वैसे बाइगोस्की ने बताया कि बुद्धि का विकास होगा वो समाज और संस्कृति के साथ जब बच्चा परस्पर तालमेल बिठाता है, क्रियाएं करता है, उससे बच्चे का जो है बौद्धिक विकास होगा। तो ध्यान रखिएगा, उसी विकास के प्रक्रिया के क्रम में एक जेडपीडी नामक जो है थ्योरी इजाद की थी, जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये कई बार जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि बच्चे को अस्थायी जो है मदद के द्वारा जो है सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइगोस्की के अनुसार कौन अधिक महत्वपूर्ण है? तो बाइगोस्की ने सामाजिक वातावरण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना ना, इसके साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण भी आ सकता है,
ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ साथ भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल क्रियाओं को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि खेल जो है अकेले तो खेलेगा नहीं, उसके लिए 4 लोग चाहिए, और 4 लोग जैसे मिलेंगे वैसे ही वो सामाजिकता की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है वाइगोत्स्की के संबंध में। कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पियाजे वाइगोत्स्की है, वैसे ही कोहलबर्ग नाम के एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का मतलब होता है बच्चे में सही और गलत की पहचान करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिद्धांत दिया था। इसके तहत इन्होंने 3 चरण बताए थे। तो पहला जो चरण है पूर्व परंपरागत चरण है, दूसरा जो चरण है परंपरागत स्तर है, और तीसरा जो चरण है जिसे कहते हैं पश्चात, मतलब पोस्ट जो है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। ये है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि बच्चे में नैतिकता नहीं होती है, बच्चे में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती। तो नैतिकता मिलती कहां से? बाहर से दी जाती है। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चे में नैतिकता होती है, मतलब वो इतना मेच्योर हो चुका होता है तो सही और गलत को पहचानने लगता है। तो बच्चे में नैतिकता आंतरिक मतलब होती है, वो खुद ही महसूस कर लेता कि ये गलत है ये सही है, वो निर्णय ले लेता है। बात यहां पे समझ गए? और यहां पे दूसरे नंबर पे क्या होता है? सामाजिक दबाव होता है। रूल्स को देखेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, अगर रूल्स गलत है तो उसको बदलने का भी प्रयास करेगा, ठीक है। यहां पे बात समझ गए? तो अब यहां पे जब बात हो रही है तो प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो अब ध्यान रखिएगा प्री कन्वेंशनल लेवल का संबंध है दंड और पुरस्कार से। याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल का संबंध है दंड और पुरस्कार से। आंसर हो गया डी। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है, मैंने कहा ना नैतिकता नहीं होती, इस स्टेज में बच्चे में नैतिकता नहीं होती, तो नैतिकता मिलेगी बाहर से। तो भाई नैतिकता का जो फॉलो करता है वो दंड से बचने के लिए करता है। उसको देखा कि अगर उसको दंड से बचने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। पुरस्कार का सिद्धांत यहाँ है कि भाई मुझे जो है अगर इसके एवज में कुछ दोगे तो मैं जो है तुम्हारा ये काम कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बात यहां पे समझ गए? कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो प्लीज मुझे जो है कमेंट जरूर किया करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे भी पता चले कि क्या समस्या आती है मेरे पढ़ाने के बाद। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन फिर से दूंगा या उससे डिफरेंट दूंगा तो मैं उस चीजों को और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट जरूर करा करिए किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। आयु के 3 वर्षों तक अधिकतम जो है बच्चों के सभी जो है 20 दूध के दांत निकलते हैं। अब देखिए किस एज तक, इस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं जो केवल रटने बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर लगाना है आपको 2.5 से 3 वर्ष। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा जरूरी है उसका जाति भेद नहीं, उसकी आनुवंशिकता, वातावरण तो है। इस यहां पे दोनों ही आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। आनुवंशिकता का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले गुण, ठीक है। अब वातावरण का मतलब होता है आसपास का, उसके घर के आसपास का माहौल कैसा है, जहां पे वो रहता है, जिन लोगों के बीच में वो समय गुजारता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। कहते नहीं अबे अब तू साइको है क्या, तो मतलब उसके व्यवहार को समझ रहा है, समझने की कोशिश। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जरा दिखाओ, ताकि वो तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन कर सके, समझ सके, ठीक है। आंखों व त्वचा का रंग होता है, ये इसे कहेंगे हम फोनोटाइप। ध्यान रखिएगा, फोनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये जो है शारीरिक फोनोटाइप जो होता है वो शरीर के लक्षणों को दर्शाता है, ठीक है। अब त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? मेलेनिन, मेलेनिन की मात्रा पर। अगर मेलेनिन ज्यादा होगा तो व्यक्ति जो है सफेद मतलब गोरा होगा, ठीक है, गोरा जिसे कहते हैं गोरा रंग होगा। और मेलेनिन कम होगा तो वो काला रंग का होगा, ठीक है। तो ये उस पर दर्शाता है, ठीक। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए बुद्धि के कई परीक्षण हुए, जिसमें से पहला परीक्षण बिने साइमन द्वारा किया गया था,
ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और ये परीक्षण जो है 1905 में हुआ था। ठीक, शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं, तो शिक्षा के सामाजिक कार्य क्या है? परंपराओं का समायोजन, बिल्कुल सही जवाब है। नए सामाजिक ढांचे का निर्माण या विकास, सृजनात्मकता और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसलिए यहां पे आंसर डी लगाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली जो है बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं? जिसका आईक्यू जो है अच्छा होता है, सामान्य से अच्छा होता है। ऐसे बालक का आईक्यू जो है 120 प्लस माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 120 प्लस जो है ऐसे बच्चों के आईक्यू होते हैं। तो ये बच्चे जो है सामान्य बच्चों की तुलना में पढ़ाई लिखाई में, समझने में, तर्क करने में अच्छे होते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, मतलब डेली एक ही जैसा कार्य करते रहते हैं, या फिर सामान्य अध्ययन में रुचि। ठीक है, सामान्य अध्ययन वाला व्यक्ति सामान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्त विषयों में रुचि लेता है, वो थोड़ा साइंटिफिक चीजों में, गणितीय चीजों में जो है ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ऑप्शन मूर्त और अमूर्त विषयों में रुचि लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बेहतर आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। वह बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र बुद्धिमान, देखिए औसत बालक कौन होता है? जिसका आईक्यू जो होता है वो 90 से 110 होता है, ये नोट कर लेना। अब यहां पे बोल रहा है कि औसत बालक से अधिक, मतलब इस आईक्यू से अधिक, तो मतलब 111 से 140 तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे बालक को हम सीधा सीधा हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रतिभाशाली बालक जिसका आईक्यू 120 130 प्लस जो है माना जाता है। ठीक है, सृजनशीलता में 84 विशेषताएं किसने बताई थी? तो सृजनशीलता में जो 84 विशेषताएं हैं वो है टॉरेंस। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। श्रवण श्रुति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती? जिसको सुनाई कम पड़ता हो। भाई जिसको सुनाई कम पड़ रहा हो तो उसको संगीत भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, उसके द्वारा शिक्षा दोगे? नहीं दोगे ना। चिन्ह, संकेत और होठों को पढ़ना ये सिखाओगे, जबकि संगीत वाला जो है उसको नहीं होगा। दृष्टि बाधित हो, जिसको दृष्टि देखने में समस्या हो, तो उसके लिए टीवी इस तरीके की चीजों का जो है चार्ट दिखाना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे बच्चे के लिए, दृष्टि बाधित वाले के लिए ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए पिछड़ेपन का प्रकार है, तो पिछड़ेपन का शारीरिक पिछड़ेपन का प्रकार है, मानसिक पिछड़ेपन का प्रकार है, संवेगात्मक मतलब इमोशंस, संवेग का मतलब होता है इमोशंस, भावनाएं। ठीक है, तो ये भी पिछड़ेपन, ज्यादा संवेग होगा, इमोशन से भरा होगा, तो बुद्धि सोचने और समझने की जो है कंप्रोमाइज हो जाती है। इसलिए कहते हैं जब आदमी प्रेम में होता है तो सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्रोध में होता है तो सही डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा ठहराव जरूरी होता है। आप थोड़ा वक्त लीजिए, समय लीजिए, सोचिए समझिए, है ना, फिर उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। बात यहाँ पे समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है, तो नवोदय विद्यालयों का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली बालकों को निशुल्क शिक्षा देना, बिल्कुल ये तो उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, बिल्कुल है। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, बिल्कुल है। प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्व विकास करना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका गलत जवाब होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक टॉपिक पर जो है मैं आपको थ्योरी वीडियो दूंगा। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।